है। जल्दी एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी। क्या है मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में महासंग्राम के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक नया चुनावी रण तैयार हो रहा है। यूपी में कुछ महीनों के अंदर फिर से तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। उपचुनाव का चुनावी बिगुल बजना शुरू हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की बारी। मिनी संग्राम में कौन पड़ेगा किस पर भारी? 10 सीटों पर जोरदार मुकाबले के आसार। उपचुनाव के लिए कौन कितना तैयार? दरअसल यूपी में विधानसभा उपचुनाव की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। लोकसभा के बाद एक बार फिर से सीएम योगी और अखिलेश यादव की भिड़ंत होगी। बता दें कि कुल 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं, जिसमें 9 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई हैं। वहीं एक सीट सीसामऊ इस वजह से खाली हुई है क्योंकि इस सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में 7 साल की सजा हुई। ऐसे में 10 सीटों पर फिर से महामुकाबला होगा, जिसमें फिर बीजेपी और सपा कांग्रेस पुरानी तस्वीरों को दोहराने की कोशिश करेगी। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं। एनडीए के सामने अपनी 5 सीटों को बचाना बड़ी चुनौती है। वहीं 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको उन 10 सीटों के बारे में बताते हैं। अब आखिरकार 10 सीटों पर विधायक हैं कौन? करहल विधानसभा से अखिलेश यादव, मिल्कीपुर विधानसभा से अवधेश प्रसाद, सीसामऊ विधानसभा से इरफान सोलंकी, कुंदरकी विधानसभा से जियाउर रहमान बर्क, कठेरी विधानसभा से लालजी वर्मा, गाजियाबाद विधानसभा से अतुल गर्ग, फूलपुर विधानसभा से प्रवीण पटेल, मझवा विधानसभा से विनोद कुमार बिंद, खैर विधानसभा से अनूप प्रधान वाल्मीकि, मीरापुर विधानसभा से चंदन चौहान। तो देखिए 10 सीटों में करहल सीट में एक अहम मुकाबला होगा। अखिलेश यादव ने इस सीट से 2022 में विधानसभा का चुनाव जीता था। फिलहाल अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अब ये सीट बेहद अहम हो जाती है। इसके साथ ही मिल्कीपुर में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां से सपा विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुन लिए गए हैं। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने की कोशिश तो जरूर करेगी। सीसामऊ विधानसभा सीट में इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते ये सीट भी काफी अहम हो जाती है। फिलहाल बीजेपी अपनी लोकसभा में हार को उपचुनाव में जीत में तब्दील करने की पूरी कोशिश भी करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के लिए जी जान लगा देगी। ऐसे में क्या रिजल्ट होंगे ये देखने लायक होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो देखिए उपचुनाव की जंग देखने को मिल सकती है जल्दी। बता दें कि जितने भी विधायक सांसद बने हैं अब उन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो देखिए करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर में उपचुनाव देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और एनडीए के तरफ से ये सियासी जंग देखने को मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं लोकेश, और हमारे साथ सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए लगातार अब उपचुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और एक बार फिर से एनडीए वर्सेज इंडिया में जंग देखने को मिलेगी। देखिए नंदनी, ये बेहद अहम चुनाव होगा। 10 विधानसभा चुनाव होंगे। वजह यह है कि जो ये गठबंधन है वो करना चाहेगा। इन सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही हैं, तो वो भी उससे ज्यादा सीटें जीतने को लेकर के सवाल शुरू करेगी। इस मामले में एक नई बात और सामने आई है कि गठबंधन का हिस्सा अब आरएलडी है, वो 2 सीटों की मांग कर सकते हैं। एक सीट पर तो चंदन चौहान जो विधायक है वो अब
विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा अलीगढ़ की खैर सीट है, वो सीट जो पिछले चुनाव के अंदर आरएलडी हार गई, वहां से वो टिकट की दावेदारी। इसके अलावा ये 9 की 9 सीट 10 में से 9 सीट ऐसी है जो सांसद बन चुके हैं जहाँ के विधायक, और एक सीट मऊ वाली है जो के 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद में वो खाली। तो इन 10 सीटों पर जो तैयारियां होंगी वो बेहद अहम होगी, क्योंकि सांसद के चुनाव के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने हार का सामना किया है, नहीं बन पाई, इसके बाद वो इन सभी सीटों को कवायद करेगी। और समाजवादी पार्टी के सामने भी प्रतिष्ठा बचाने की बात रहेगी, तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सीट करहल की सीट है, जो कि खुद अखिलेश यादव की सीट रही है। उस सीट को जीतना अभी बेहद अहम होगा। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए। सचिन, किस तरह का मुकाबला वहां पर देखने को मिल सकता है इस बार? देखिए नंदिनी, जिस तरह से आरएलडी की अब तक सुरक्षित सीट थी मीरापुर, उस पर अब उपचुनाव होना है, क्योंकि हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव बिजनौर से जीतकर जो मीरापुर के विधायक थे चंदन सिंह चौहान, वो सांसद बने हैं और अब वो सीट मीरापुर रिक्त घोषित हो गई है, जिसके बाद से लगातार चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर आरएलडी के या बीजेपी के, लगातार नेताओं का मीरापुर विधानसभा में भरवन जारी है। और लगातार चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर सपा के, वो अपनी अपनी जीत का दावा इस उपचुनाव में मीरापुर से कर रहे हैं। अगर सर्वप्रथम हम मीरापुर की बात करें तो अनुमान यही है कि आरएलडी के खाते में ये सीट जाएगी बीजेपी गठबंधन से, और समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है उससे समाजवादी पार्टी को ये सीट जाएगी। तो कहीं ना कहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच मीरापुर में उपचुनाव की जंग देखी जाएगी। अनुमान ये है कि यहाँ से गुज्जर समाज का या फिर मुस्लिम समाज का दोनों ही प्रत्याशी एक एक अपना उतारेंगे। तो जो भी होगा, लेकिन स्थिति जो भी कुछ होगा आरएलडी के लिए वो अच्छी नहीं मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से यहाँ गठबंधन था, जिसके बाद आरएलडी को ये मीरापुर की सीट मिली थी और चंदन चौहान यहाँ से विधायक बने थे। तो कहीं ना कहीं आरएलडी के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी से उनका गठबंधन है। पहली बार बीजेपी से उनकी टक्कर थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से टक्कर होगी। तो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में जो भी प्रत्याशी होगा वो जमीनी होगा या फिर बाहरी होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ के लोगों का यही कहना है कि अगर प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का होगा तो यहाँ के लोग इस उपचुनाव में रुचि दिखाएंगे, वरना ज्यादातर लोग इस चुनाव से खफा दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि एनडीए गठबंधन यहाँ पर आगे थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी लोकसभा सीट में आगे रही है। इस बार की अगर बात की जाए तो उनके हौसले भी ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो लगातार यही कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी की जो सीटें वो नहीं जीत पाई थी वो इस बार जीत ले। समाजवादी पार्टी अब उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में अलग ही मूड में दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा के परिणाम हमने देखे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और काफी सीटें लोकसभा में वो जीती, तो उपचुनाव में भी यही है कि समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर का नेता ढूंढकर तलाश कर उसे मैदान में उतारेगी, और कवायद यही रहेगी कि समाजवादी पार्टी के अधिकतर जितने भी प्रत्याशी है वो जहां से भी उपचुनाव लड़े वो जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी और आरएलडी भी इस समय पूरी अलर्ट है, और अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आरएलडी ने मांग की है कि मीरापुर विधानसभा से की जो सीट है वो आरएलडी को दी जाए, लेकिन जो केंद्रीय या प्रदेश लेवल की बैठक है उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मीरापुर में बीजेपी या फिर आरएलडी को दोनों में से कौन सी चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये बात साफ है कि समाजवादी पार्टी मीरापुर उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती हुई जमीनी लोगों का अगर कहना है तो दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आरएलडी के प्रत्याशी यहाँ से जमीनी नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आरएलडी को यहाँ से नुकसान हो सकता है। जी, यानी कि बिल्कुल जिस तरीके से आरएलडी लगातार ये लगी हुई है कि उम्मीदवार उन्हीं की पार्टी से बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं और देखा जाए तो एनडीए मजबूत दिखेगा इस सीट पर। बिल्कुल, अनुमान तो यही है कि एनडीए यहाँ अब तक की स्थिति में, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में 2 बार के सांसद थे संजीव बालियान, उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने हरा दिया, लेकिन मीरापुर विधानसभा बिजनौर लोकसभा में आती है, लेकिन ये जिला मुजफ्फरनगर में ही लगती है विधानसभा। तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा के उपचुनाव में जीतने के लिए जो हरेंद्र मलिक है, सांसद है सपा के, वो भी अपना दमखम दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता है कादिर राणा, जो पिछले कई दौर से
मीरापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कादिर राणा पर भरोसा जताए और उन्हें इस बार मीरापुर उपचुनाव में उनकी किस्मत आजमाई जाए। लेकिन दूसरी ओर आरएलडी से भी नवाजिश आलम है, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरएलडी के सिंबल पर उन्हें यहाँ से मीरापुर से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जो जमीनी स्तर की चर्चा है वो ये है कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक है, वो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की ओर से। आरएलडी के जो चंदन चौहान जो सांसद बने हाल ही में, पूर्व विधायक है यहाँ से मीरापुर से, उनकी पत्नी का भी टिकट होना ऐसी चर्चा चल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी टिकट नहीं बचे हैं, लेकिन टिकट बटने से पहले जो सियासी समीकरण हमारे सहयोगी दीपक कानपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए इस बार का सीसा मऊ का जंग बेहद दिलचस्प देखने को मिल सकता है, क्या लगता है? जी दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो दीपक से हम दोबारा संपर्क करेंगे। देखिए, बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। अंदर ही अंदर लिखे रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से ये 10 सीटें हैं जो जीती जा सके। लगातार इंडिया गठबंधन की भी बात की जाए तो बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं एनडीए भी लगातार यही कोशिश करेगी कि ये इन 10 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल की जाए। और हमारे साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या लगता है सीसा मऊ में इस बार किस तरह का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है? हेलो जी दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो देखिए, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। बता दें कि जितने भी विधायक सांसद बने हैं उन सभी की सीटों पर एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहा है। तो लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीदवारों को लेकर देखिए अंदर ही अंदर रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उससे इंडिया गठबंधन का हौसला बढ़ा हुआ है। वहीं एनडीए भी लगातार अब यही कोशिश कर रहा है कि लोकसभा चुनाव की हार का बदला उपचुनाव में लिया जाए। तो देखिए, हलचल तेज है। उपचुनाव एनडीए और सपा कांग्रेस के लिए अहम मानी जा रही है। एनडीए के सामने अपनी 5 सीटों को बचाना चुनौती है, तो वहीं 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। मिल्कीपुर, करहल, सीसा मऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कुंद्रकी, गाजियाबाद, फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। मझवा, कटेहरी, खैर, मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो ये 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर देखिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की जो एकता है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। लगातार तरह तरह की रणनीति भी बनाई जा रही है। तो 10 सीटों पर जोरदार मुकाबले के आसार एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, देखिए एक बार फिर से इंडिया वर्सेज एनडीए गठबंधन की तरफ से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है और कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे खाते में आए। जी बिल्कुल, अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो फूलपुर जो विधानसभा सीट है उससे उसके जो विधायक थे वो लोकसभा के एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए थे प्रवीण पटेल, और उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद ये सीट खाली हो गई है। अब वहां पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। जिस तरीके से लोकसभा में इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी जीत मिली है, वोट परसेंटेज बढ़ा, उसको लेकर अब उत्साहित है। अब सबकी नजर जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के फूलपुर पे उस पर नजर है। अब अभी हालांकि प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही जो वहां पर चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें मिली है और वहां उनके कार्यकर्ताओं को अच्छा खासा उत्साहवर्धन हुआ है, उसको लेकर उनकी जो पार्टी है वो उत्साहित है। निश्चित रूप में इस बार का जो उपचुनाव होगा उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए सीसा मऊ का दिलचस्प मुकाबला इस बार सीसा मऊ में देखने को मिल सकता है, क्या लगता है? देखिए, बताना चाहूंगा पिछले कई वर्षों से जो है या कह लें कि कई दशकों से जो है या समाजवादी पार्टी के खाते में है, जिससे अभी तक जो है सीसा मऊ सीट जीत नहीं पाई है। तो इस बार का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सपा विधायक थे 5 लड़के उनको सजा हुई है और उसके बाद से जो सीट है जो खाली बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो है
चुनाव में जो है काफी मेहनत किया और उसके बाद मामूली से अंतर से जो है बीजेपी ये चुनाव हारी थी। तो इस बार दूसरा दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन जो है वो इस सीतामढ़ी सीट से जो है वो बाजी मारता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र लगातार बने हुए हैं। जी माफ कीजिएगा, दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से इरफान सोलंकी को सजा मिली, समाजवादी पार्टी लगातार यही चाहेगी कि ये सीट वो बचाने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा लल्लू कि समाजवादी पार्टी के खातों में यह सीट जो है ये यहाँ के सपा विधायक से इरफान सोलंकी उनके पिता की पहली सीट जो है मानी जाती है, वो यहाँ पे काफी वर्षों तक विधायक रहे और इसके बाद जब उनका देहांत हो गया तो इरफान सोलंकी इस सीट से चुनाव लड़े और यहाँ पे सपा लगातार जीतती रही है। लेकिन पिछले अब इरफान सोलंकी जो है वो उनके सजा हो चुकी है और यह सीट खाली हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस सीट पर अपनी जीत तलाशने का पूरा प्रयास करेगी, भरसक प्रयास करेगी और इसके लिए जो प्रत्याशी हैं उनकी तलाश बीजेपी की तरफ से जो है शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक जो है वो आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ के तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, जो लगातार जो है प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। जी रंजनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़ गए। माफ कीजिएगा रुपेश, देखिए लगातार यही कोशिश की जाएगी, जिस तरीके से अगर बात की जाए अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उपचुनाव में वो जीत की तैयारी करेगी। देखिए बात बिल्कुल सही आपकी कहीं कहने की है। जिस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी अयोध्या की जो बीजेपी हार चुकी है, जिसको लेकर के यहाँ पर बातें भी हो रही हैं। लेकिन बात की जाए तो विधानसभा जो आपका मिल्कीपुर सूचित सीट है, उससे जो है यहाँ के जो विधायक थे जो अजय प्रसाद, वो यहाँ से जो है सांसदीय का चुनाव जीत चुके हैं। तो अगर बात किया जाए तो वो सीट खाली हो चुकी है। अब उसके खाली होने के बाद उपचुनाव यहाँ होने वाले हैं, उसके लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस तरह यहाँ के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, जो मतलब यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, बहुत खुश हैं। उनका ये भी कहना है जिस तरह लोकसभा चुनाव में जीते हैं उस तरह विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। अगर बात किया जाए तो अजय प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत जो है प्रसाद, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो यहाँ से लड़ सकते हैं। लेकिन बात किया जाए तो दमदार नेता है अजय प्रसाद और कई बार यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। तो इसलिए जो मिल्कीपुर में उनकी पकड़ है बहुत तगड़ी अच्छी पकड़ है और अच्छे वोटों से जीत भी चुके हैं, कई बार के विधायक भी हो चुके हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और ये बात सूत्रों के हवाले से पता लगी है कि अजय प्रसाद अपने बड़े बेटे को यहाँ से चुनाव में मैदान में उतारेंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के बहुत दावेदार हैं जो नंबर लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि टिकट किसको मिलेगा। जिस तरह बात किया जाए तो ये सुशील सीट है, उसे देखा जाए तो यहाँ जो प्रत्याशी उतारा जाएगा वो पासी ही उतारा जाएगा। उसे देखते हुए भाजपा के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो तैयारी में जुटे हुए हैं और बैठकों का दौर जारी है। बस समय का इंतजार लोग कर रहे हैं कि कब तारीख को आए जिससे वो आगे बढ़े और उसके बाद अपने टिकट के लिए दावेदारी कर सकें। जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो जातीय समीकरण है उसको ध्यान में रखकर उम्मीदवार का चयन करेगी। देखिए जिस तरह बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा वोटर जो हैं वो एससी और पासी के हैं, लगभग 92,000 वोटर है। और अगर वोटर की बात की जाए कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 4,40,000 वोटर हैं। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो नंबर 1 पे जो पासी और जो है यहाँ पर जो है आपके जो है एससी हैं और उसके बाद जो है यादव हैं, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद अन्य लोग हैं। तो जिस तरह बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपकी चुनाव जो होना है वो चुनाव के आधार पर अगर देखा जाए तो पासी को ही वोट देना निर्धारित किया गया है, क्योंकि बीजेपी ने जो है यहाँ पे जो यहाँ से जो आपकी आरसी सीट थी उससे जो है अजय प्रसाद जी यहाँ से लड़े और उसके बाद जीत गए। अब इससे देखा जा रहा है कि जो बीजेपी भी अगर अपने पासी उतारेगी तो पासी ही उतारेगी या तो उतारेगी। तो इसको देखते हुए लोगों ने अपना जो है दावेदारी शुरू कर दी है और जिस तरह बीजेपी जो है जीत की हासिल करने के लिए तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अयोध्या की सीट को हारा है उससे जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है कि ऐसा ना हो कि मिल्कीपुर की भी सीट निकल जाए। मैनपुरी से हमारे सहयोगी नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, देखिए करहल विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर भी बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। नंदिनी, बिल्कुल बात आपकी बात में 100%
रही है कि दिलचस्प मुकाबला होगा। मैनपुरी में जो करहल विधानसभा की सीट खाली हुई है, तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए के फॉर्मूले को लेकर अपनी योजनाबद्ध तरीके से जो सीटों का वितरण किया है, उसी के तहत जो मैं करहल में सबसे ज्यादा जो आती है यादव वोट बैंक है, जो उसी को लेकर तेज प्रताप का नाम 1 नंबर पे है। हालांकि तो वहीं तेज प्रताप के नाम की अभी ऑथेंटिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि तेज प्रताप ने अपनी जमीनी ग्राउंड को वोटरों को मजबूत करने के लिए वो डोर टू डोर कैंपेन भी करनी शुरू कर दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी अपने अपने आवेदन के लिए काफी बड़ी तादाद में लोगों की लिस्टें तैयार हो गई हैं और लोग अपने आवेदन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जिला अध्यक्ष बीजेपी मैनपुरी को सौंप रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के भी कई लोग अपने दावे को लेकर प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। अब ये देखने की बात होगी कि पार्टी हाईकमान भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, किसको ने सामने उतारे, तो उसको करहल विधानसभा पे पेश करे। हालांकि करहल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा एक बहुत लंबे समय से करहल विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का विधायक रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का विधायक इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा पूरी मैनपुरी लोकसभा में अगर वोट बैंक की बात की जाए तो यादव वोट बैंक जो है वो करहल में आती है। तो उसको लेकर यादव ही प्रत्याशी होने की ज्यादा प्रबल दावेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग दावा कर रहे हैं तो उसमें यादव भी हैं और ठाकुर भी हैं, और इससे हाई कास्ट के लोग भी कई लोग आवेदन कर रहे हैं। अब ये समय बताएगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसके ऊपर मोहर लगाए। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, एक बार फिर से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है इंडिया वर्सेज एनडीए गठबंधन की तरफ से। और देखिए, दोनों ही पार्टियां कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में आए।